दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा के बीच हुई तीखी बहस। शुरुआत में शहजाद पूनावाला आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जो लोग कुछ दिन पहले पार्टी के साथ कस्में खा रहे थे वे आज अलग राह पकड़कर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही शहजाद पूनावाला ने आलोक शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आलोक शर्मा को बोलने का मौका मिलता है वे शहजाद पूनावाला के हर सवाल का तगड़ा जवाब देते हैं। उनकी तर्क और तथ्यों के दम पर शहजाद को अपनी बातों का सही जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आखिरी में आशुतोष और आलोक शर्मा ने मिलकर बीजेपी प्रवक्ता को पूरी तरह से घेर लिया और बहस का माहौल और भी गर्मा गया। तो दोस्तों, वीडियो के इस शानदार हिस्से को देखने से बिल्कुल मत चूकिए। आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी आपके पास क्या है? कौन सा वो मुद्दा है जिस पर दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली की जनता को ठगा है। अभी केंद्रीय मंत्री सफेद झूठ आज तक पर बोलकर चले गए, आपने भी नहीं रोका। एनसीआरबी के सारे आंकड़े क्या कह रहे हैं कि क्राइम घट गया देश के अंदर। लेकिन ठीक है, मीडिया के साथ ही सब इनके साथ हैं। झूठ परोसा जाता है मीडिया के माध्यम से। आलोक जी, अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं। बोल कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो आप जरूर आज्ञा मांगेंगे, बीच में बोलेंगे ही। आप बोलिए, आपका देश है, आपकी सरकार है, आप बोलिए। अभी शहजाद जी ने मोबाइल पे बहुत सारे आंकड़े दिखाए, है ना। हमने कहा कि ठीक है वो दिखा देंगे, मैं भी आंकड़े लेकर बैठा हूं। उससे पहले मैंने शहजाद जी से कहा कि किन किन चीजों में दिल्ली में अपराध में आंकड़े बढ़े हैं, रंगदारी में, महिला अपराध में, हत्याओं में, सब मैंने बताया ना। तो आपसे निवेदन सिर्फ आया, इतना देखिए कितने सौम्य आप हैं। आप हैं अभी प्रियंका जी और शहजाद जी, हम पर क्यों सवाल उठाते हैं सर? मैं लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये देखिए ऐसे दिखाऊंगा शहजाद जी को कि सारे आंकड़े और गूगल सब कर सकते हैं, देश की जनता को सब समझ में आता है। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। 2 मिनट पूरे आपके हैं, बल्कि 3 मिनट तक आप बोल सकते हैं। शहजाद जी भी 3 मिनट बोले थे, प्रियंका जी 2.25 मिनट बोली थी। अब नहीं रोकूंगा सर। सही भाई, मेरा यही मकसद था जी कि कम से कम आप लैपटॉप को घुमा के दिखा दें कि केंद्रीय मंत्री जी झूठ बोल के गए आज तक। तो धन्यवाद। क्या ये बात है। अब वापस आते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पास आपने पूछा कि क्या है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि 15 साल की जो दिल्ली की कांग्रेस की लेगेसी है कि कांग्रेस ने दिल्ली में क्या क्या किया, दिल्ली कितनी पॉल्यूटेड सिटी थी और किस तरह से सीएनजी बस लाकर और हमने जिस तरह से मेट्रो रेल चलाई, फ्लाईओवर्स बनाए, तमाम चीजें यहां पर दिल्ली में हमने की। बात तो सही है। ये जिस समय पर 93 से 98 तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तो जनरेटर की आवाज पूरे उसमें गूंजती थी। कैरोसिन फ्री और जनरेटर फ्री हम बनाकर चले गए। केजरीवाल आए, फिर केजरीवाल जी ने तमाम वायदे किए, खंबे के ऊपर वो प्लास लेकर चढ़ गए, तार काट दिए। और उसके बाद बिजली कंपनियों का कितना ऑडिट हुआ ये प्रियंका कक्कड़ जी जरूर बता सकती हैं। हम आएंगे और पूरी तरह से वो नीली वैगनार में बैठकर जाकर शपथ लेंगे और फिर शीश महल में जाकर, जो सैकड़ों करोड़ का शीश महल बना, उसमें जाकर लैंडिंग करेंगे। भ्रष्टाचार 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ गया। अभी मंत्री जी साहब कह के गए, अभी केंद्रीय मंत्री साहब प्रवचन देके गए कि सुशासन और भ्रष्टाचार फ्री। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खाते हैं, नोटबंदी करते हैं, पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं देते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और आज तक पे आके भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन देके जाते हैं। आज देश की राजधानी का ये हाल है और दोनों जिम्मेदार हैं। साथ साथ सांसद दिल्ली की जनता देती है। 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं। अब प्रियंका जी बता के जाएं कि 20 यूनिवर्सिटी कब खुली, कहां खुली और कब बंद हुई। 500 स्कूल खोलने की बात थी, अगर एक भी स्कूल नई डीडीए की जमीन पर खुला हो तो उसका नाम जरूर बता कर जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एनसीआरबी के आंकड़ों में देखिए क्या हालत है ड्रग्स की क्या हालत दिल्ली के अंदर हो गई। आज हालत ये है कि आप जेल जाते हैं तो भी कहते हैं आप केजरीवाल जी की तुलना महात्मा गांधी जी से कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी जी एक बोतल के साथ एक फ्री करने के चक्कर में जेल में थोड़ी ना गए। बापू जी तो गए थे तो वो लड़ाई लड़ रहे थे राजनीतिक, वो तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यहां आप गए एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दूंगा मैं। पंजाब में आते हैं तो पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाएंगे और दिल्ली में एक बोतल के साथ दूसरी फ्री दे देंगे। थोड़ी सी बारिश होती है, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। एनवायरमेंट का ये हाल है कि AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 के पार, 500 के पार चलता रहता है। सही पकड़े हैं। शहजाद जी को बता देना चाहता हूं कि 7 रेप पर डे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। और जो इनके चाणक्य है ना, वो गृह मंत्री, वो सोते रहते हैं। आज तक कोई स्टेटमेंट गृह मंत्री की दिल्ली एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कभी सुनी हो तो सईद भाई आप बता देना
क्योंकि शहजाद भाई के पास नहीं है। अच्छी बात कही आप। आशु सर, सईद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने जितना मुस्कुरा मुस्कुरा के सवाल पूछा है, तो मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट उसके बाद अब निरुत्तर हो गए। देखिए, आलोक शर्मा जी भी मुस्कुरा रहे हो, प्रियंका जी भी मुस्कुरा रही है, और शहजाद भी मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा और बधाई दूंगा। जहां तक देखिए दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली एक अजीबोगरीब यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, जिसमें आधी दिल्ली तो जो है वो दिल्ली की सरकार देखती है, और आधी दिल्ली जो है वो केंद्र सरकार देखती है। दोनों की जिम्मेदारी, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। अगर दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दूसरा कोई इसका बहाना नहीं ले सकता, और वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि दिल्ली, पब्लिक ऑर्डर और साथ ही साथ लैंड, ये तीनों जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जो एलजी के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो? बाकी के जो सवाल है, उस सवालों पर दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको इसमें जवाब देना चाहिए। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस बात को जो भी दिल्ली के अंदर रहता है इस बात को समझता है कि दिल्ली धीरे धीरे एक गैंग वॉर में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो कभी आज से कई साल पहले मुंबई में जो हाल था, लगभग वही स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। और सिर्फ दिल्ली की नहीं, अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर देखें तो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तमाम तरीके के नए नए गैंग निकले हुए हैं, उनका नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना था, सडनली दे बिकम वेरी पावरफुल। देख रहा है विनोद। पहले तो मैं आशुतोष जी को बताऊं, मेरे मुस्कुराहट की कारण ये है, सईद अंसारी जी आपकी लाजवाब एंकरिंग तो जरूर है, पर आलोक मेरे बड़े भाई हैं। आलोक जी को 4-5 महीने पहले डिबेट में बुलाते थे, तो आलोक जी तो कसमें वादे खाकर हम साथ साथ के गाने गाते थे। ये वो लड़े थे ना लोकसभा साथ में, तो बोलते थे हम साथ साथ है, और अब आलोक जी का सुर बन गया हम आपके है कौन, अकेले हम अकेले तुम। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। तो आलोक जी, ये सारी समस्याएं, ये शराब घोटालेबाज है, ये महात्मा गांधी की औलाद नहीं है, ये सब अभी रियलाइज हुआ आपको? इससे पहले कहाँ आपकी याददाश्त सिलेक्टिवली बंद हो गई थी? चलिए छोड़ देते हैं, मेरा आपसे कोई बैर नहीं, आप तो वैसे ही इनके मारे हुए हैं पंजाब में भी और दिल्ली में भी, छोड़ देते हैं। देखिए गारंटी, मैंने तो अभी प्रियंका जी से शुरुआत में पूछा था, भाई पोल्यूशन की गारंटी दी थी ना, यमुना की गारंटी दी थी ना, 11,000 बस की गारंटी दी थी ना, यूरोपियन सड़कों की गारंटी, 24 घंटे पानी की गारंटी, साफ पानी की गारंटी, करप्शन मुक्त करने की गारंटी। चलो ये गारंटी दी थी कि शीश महल में नहीं जाएंगे, बोलने दे डेटा पे, और कोट करो फिगर के साथ 2014 में, मतलब आलोक जी की सरकार और इनकी अपने छोटे मियां की सरकार, दोनों ने मिलाकर रेप हुआ था 2266। 2020 के बाद लगभग उसका एवरेज 1800 से 1900 है। मैं कह रहा हूं कि एक भी नहीं होना चाहिए, पर ये रेट भी हाई इसलिए होता है क्योंकि कन्विक्शन रेट पिछले वर्ष और पिछले 2 वर्षों में 30 और 32% बढ़ा है। तो कन्विक्शन रेट बढ़ता है तो महिलाओं को अश्योरेंस आती है कि जी मेरा केस जो है वो फाइल होने पर उसका संतुष्टि होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब में कन्विक्शन रेट क्या है महिलाओं के क्राइम पर? मैं पूछना चाहता हूँ कि सुखबीर बादल पर गोली कैसे चली, वो भी गोल्डन टेम्पल के पास। मैं पूछना चाहता हूँ सिद्धू मूसेवाला कैसे मारे गए? सिद्धू मूसेवाला तो कांग्रेस के नेता थे। आलोक जी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक रिएक्शन जल्दी से आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी जी को क्यों ये शक हो रहा है कि केंद्र सरकार और टैक्स बढ़ाने जा रही है? क्योंकि सरकार टैक्स पर ही चल रही है। 1 नेशन 1 टैक्स का वायदा किया, 1 नेशन 5 टैक्स लगा दिए। आज हालत यह है कि किसानों के ऊपर 70 साल तक किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाए, इस सरकार ने लगाए। आज जिस तरह से जीएसटी दूध, दही, चावल, आटा सबके ऊपर लगाया, तो इसी सरकार ने लगाया। ये सरकार केवल बड़े व्यापारियों की और उद्योगपतियों की है। उनका 15-16 लाख कर्जा माफ कर सकती है और गरीब जनता पर टैक्स लगा सकती है। तो ये तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक और कदम अब मोदी सरकार आगे चलने जा रही है। राहुल गांधी जी ने उसी की तरफ इशारा किया है। ठीक है। दुर्भाग्य यह है कि 2.25 लाख करोड़ के करीब जीएसटी का टैक्स कलेक्शन होता है, लेकिन देश के ऊपर उसके बावजूद 5 गुना कर्जा बढ़ जाता है। आज हालत यह है कि एग्रीकल्चर का जो बजट है वो घटता चला जाता है। आज हालत यह है, शर्म करो शर्म। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, दरअसल ये वोटरों को खरीदने की एक कोशिश है, घूस देने की कोशिश है। ये जो मुफ्तखोरी की आदत लगी जा रही है, या जिस तरीके से लोगों को घूसखोरी की आदत काम करता है आशु सर, ये मुद्दा काम करता है इस तरह से, मुफ्त वाला, रेवड़ी वाला काफी हद तक काम करा, कम से कम दिल्ली के अंदर तो इस बात की स्पष्ट प्रमाण। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि अब सिर्फ 2 मिनट बाकी। अच्छा आलोक जी, ये मुफ्त चल रहा है, आप दिल्ली की जनता आपसे क्या चाहेगी? अब क्योंकि आशुतोष जी बोल रहे हैं कि ये काम करता है, और वाकई ये काम करता है, आपके पास क्या मुद्दा है, क्या दे रहे हैं आप दिल्ली वालों को? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली को विकास चाहिए, दिल्ली को परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, दिल्ली को एनवायरनमेंट का जो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है उससे मुक्ति चाहिए।
एक सरकार कहती है 5 किलो राशन दे रहा हूं, शौचालय बना रहा हूं, पेट से ऊपर मत सोचो। ये तो बीजेपी की सोच है। उसके बाद कौन दूसरा कह रहा है कि मैं बस में फ्री घुमा रहा हूं, और बस किसकी है? बस प्राइवेट लोगों की है। पूरी सरकार ने 2014 के बाद से आम आदमी पार्टी ने एक भी बस नहीं खरीदी है दिल्ली में। सारी की सारी क्लस्टर बसेस हैं, और क्लस्टर बसेस में भी जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बसों की कीमत से ज्यादा है 11 साल का। तो दिल्ली को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, पर्यावरण के डिग्रेडेशन में जिस तरह से आज हालत हो गई है, डुबो दिया गया है, और ये दोनों जिम्मेदार हैं। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया।